कर दो नवीन लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे दोस्त एक स्माइल के साथ बताएंगे आप सब कैसे हैं। एक बहुत लंबे परिश्रम को चलते हुए हम लोग हिंदी भाषा को पढ़ रहे थे। व्याकरण को शायद इतने अच्छे तरीके से पढ़ा है दोस्त कि जिसने दिल से पढ़ा होगा ना, उसे एक रस प्राप्त हुआ होगा, एक मक्खन प्राप्त हुआ होगा। कहते हैं कि जब हम अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन से हमें अगर एक नवनीत प्राप्त हो जाए, एक मक्खन प्राप्त हो जाए, तो ही उस अध्ययन का अर्थ है। ठीक है, ऐसे ही व्याकरण को पढ़ा और ऐसे ही हिंदी साहित्य में आपको पढ़ाऊंगा। बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है जी हिंदी साहित्य के प्रश्न ठीक नहीं हो पाते, हिंदी साहित्य के प्रश्न गलत हो जाते हैं। बच्चे, वादा करता हूँ हिंदी साहित्य पढ़ने के बाद आप लोगों को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, जो आप आज ही की क्लास में महसूस कर जाएंगे कि हाँ, ऐसा हिंदी साहित्य शायद ना पढ़ पाते, है ना, कहीं और तो नहीं पढ़ पाते। और ये दावा है, ये पूछो आप यूपीएसआई के बच्चे, जो इस समय काफ़ी बच्चे क्लास भी कर रहे हैं क्योंकि फाइनल नहीं हुआ है, अभी तो रिजल्ट भी आ गया, तभी भी वो मतलब तैयारी कर रहे हैं काफ़ी बच्चे। ठीक है, तो बहुत अच्छा आप लोग करके आएंगे। और बच्चे, जितनी मेहनत आपने व्याकरण पे की, ये लगभग 7, 8 या 9 क्लासेस होंगी हिंदी साहित्य की, मैक्सिमम 7 भी हो सकती हैं, 8 भी, 9 भी। और इसमें मैं आपको हिंदी भाषा के विकास से लेकर के सभी पुरस्कार, सभी उपन्यास, सभी कहानियां, सभी जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत अच्छे से मैं वर्णन कर रहा हूँगा। जिस तरह आपने व्याकरण में मेहनत की, उसी तरह आप लोग हिंदी साहित्य में मेहनत करेंगे। लेकिन बच्चे, हिंदी साहित्य की जो ये सीरीज आज शुरू हुई है, दूसरी क्लास में आने से पहले आप लोगों को एक प्रॉमिस करना होगा कि भैया जी हम पहली क्लास को पढ़ करके आएंगे। बस आप, जैसे मैं दूसरी क्लास कराऊं तो आपको पहली क्लास याद होनी चाहिए, तीसरी कराऊं तो पहली दोनों याद होनी चाहिए। जिस दिन खत्म करेंगे एक अलग लेवल के कॉन्फिडेंस पर आप लोग होंगे। तो शुरू करने जा रहे हैं बच्चे हिंदी साहित्य को। स्माइल कर दो और बहुत जबरदस्त तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, दीपू रावत, अमित, धनंजय सिंह, बहुत बढ़िया, रूबिया खान, राम लखन सिंह, रूपम चौरसिया, छवि, विजेता यादव। तो शुरू कर रहे हैं दोस्त। ठीक है, बात आती है हिंदी साहित्य की, तो किसी भी भाषा का जो साहित्य है वो विकसित हुआ, और कोई भी चीज विकास हुई है तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। तो हम एकदम उस शुरुआत को, उस जड़ को पकड़ते हुए चलेंगे और आज के समय में पहुंचेंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखोगे हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। कैसे आई है ये हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। उद्भव एवं विकास, बच्चे 2 क्लास हम लोग फालतू पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा एक एक प्रश्न बनना चाहिए, एक एक प्रश्न बनना चाहिए, और एक एक प्रश्न बनेगा। ठीक है, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास की बात आ जाती है। तो अगर मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ, जैसे हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, मलयालम एक भाषा है दक्षिण में, ठीक है, तुलु एक भाषा है, कन्नड़ एक भाषा है, उड़िया एक भाषा है। 22 भाषाएं तो आप ही जानते हैं। पूरी दुनिया की बात अगर मैं आपको बताऊं बच्चे, हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, पूरी दुनिया में 3000 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? पूरी दुनिया में 3000 भाषाएं हैं। तो हमारा पहला पॉइंट शुरू होता है, विश्व में पूरी दुनिया में 3000 भाषाएं, 3000 भाषाएं प्रचलन में है। 3000 भाषाएं प्रचलन में है। अगली बात आएगी हमारी, इन 3000 भाषाओं को, 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। जैसे आप जानते हैं एक परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, ऐसे ही टोटल भाषा परिवार कितने बना लिए? परिवार हैं इनके 13, और कुल हैं ये 3000 मेंबर, 13 परिवारों के। इन 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। एक एक फैक्ट पर बच्चे पैनी निगाह रखनी है आप लोगों को, क्योंकि ये व्याकरण नहीं है जिसमें आप कुछ सीखेंगे, इसमें भी सुनने और समझने के लिए है।
सुनेंगे और समझेंगे क्या बात मैं आपको बता रहा हूं। तो कितने भाषा परिवार हैं? 13 भाषा परिवार हैं। भाषाएं कुल कितनी है? 3000। 13 भाषा परिवार भैया जी कौन कौन से हैं? जैसे मैं इसमें से आपको कुछ बताता हूं। भारत में चलता है द्रविड़। द्रविड़ भाषाएं कहां बोली जाती हैं? ये दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। कहां? दक्षिण भारत में। जैसे अभी पीछे यूपीएससी का एग्जाम हुआ तो कई बार पूछा गया ऑप्शन दे करके कौन सी द्रविड़ भाषा है, वो सब सीख जाएंगे आप। जैसे किसी में ऑप्शन दे देता था आपको मलयालम, तो दक्षिण भारत में बोली जाती है केरल में। तुलु दे देता था, तुलु कर्नाटक में बोली जाती है। ठीक है, आपको कन्नड़ दे देता था, कर्नाटक में बोली जाती है। इस तरह से दक्षिण भारत की भाषाओं को बोलता है। तो द्रविड़ भाषा परिवार बोलते हैं। जैसे एक हो गया पूरी दुनिया का द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार के साथ में एक चीनी भाषा हो गई, चीनी। और चीनी कौन सी भाषा बोलते हैं? मंदारिन। एक ही भाषा परिवार में कितने लोग आ गए भाई? 150 करोड़ तो चीन में ही है। एक भाषा परिवार हो गया। ठीक है, चीनी हो गया आपका, क्या बोलोगे भैया जी? एक चीनी हो गया, एक द्रविड़ भाषा परिवार हो गया हमारा, अमेरिकी भाषा परिवार हो गया जहां अमेरिकी भाषा बोली जाती है, अमेरिकी भाषा परिवार हो गया। और बुसमैनी, बुसमैनी मतलब अफ्रीका के जो मरुस्थल हैं उनमें बोली जाती है। इन पर आप ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बुसमैनी वगैरह पर। और एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आएगा भारोपीय। भारोपीय क्यों? भारोपीय मतलब भारत धन यूरोपीय। अब ये आपको 4-5 याद रखने हैं, संख्या आपको याद रखनी है कि 13 भाषा परिवार है। तो बच्चे हम देखते हैं दक्षिण भारत की भाषाएं तो आ गई द्रविड़ में। तो जी उत्तर भारत की जो हिंदी वगैरह है, हिंदी हुई, हम बोलते हैं बुंदेली बोलते हैं, कन्नौजी बोलते हैं, बोलियां हैं हालांकि। तो ये जो हिंदी भाषा है ये कौन से परिवार का हिस्सा है? ये भारोपीय परिवार का हिस्सा है, ये मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं क्योंकि हमें सारा फोकस रखना है अपनी हिंदी भाषा पर। नहीं तो आपकी 100 क्लासेस भी ली जाए ना साहित्य की, सभी भाषाओं को पढ़े तो 100 क्लास भी कम पड़ेंगी। यूपीएससी के लिए जब आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो 150 कक्षाएं हो जाती हैं, 150 कक्षाओं तक आपको पढ़ना पड़ता है। तो इतना आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्या बोला? हिंदी कौन से परिवार का हिस्सा है? हिंदी भारोपीय परिवार की शाखा है। क्या बोलोगे? जो हमारी हिंदी भाषा है ये भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, अंग है, हिस्सा है। ठीक है, अच्छा भारत में क्या सिर्फ भारोपीय है? नहीं, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। बोलो, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? बोलेंगे भारत में 13 में से 4 भारत में ही है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। बोलते रहेंगे बच्चे, बस मेरे साथ आप लोग नोट्स बनाते रहो अपने प्यार से, धीरे से, और मनन करते रहो। ठीक है, कॉपी में नोट करना है बच्चे। कॉपी में हर बच्चे के मैं चाहूंगा कि साहित्य के नोट्स प्रॉपर हों हर बच्चे के। भारत में 4 भाषा परिवार हैं जिसमें से पहला आता है नंबर 1 भारोपीय हो गया, भारत प्लस यूरोपीय। कौन सा हो गया? भारोपीय। दूसरा हो गया आपका द्रविड़ हो गया, जो ऊपर बताए हैं मैंने आपको अभी, द्रविड़ हो गया। तीसरे भाषा परिवार की तरफ चलते हैं, तीसरा है ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। और चौथा भाषा परिवार है आपका चीनी तिब्बती, जिसको बोलने वाले लोग, ऑस्ट्रिक बोलने वाले लोग भी बहुत कम है भारत में। चीनी तिब्बती। ठीक है, ठीक है, भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। अगर मैं बात करता हूं भारोपीय बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो 73 to 74% है। द्रविड़ बोलने वाले भारत में कितने हैं? जो दक्षिण भारत में है 25% लोग हैं। ऑस्ट्रिक बोलने वाले कितने हैं?
1.3% हैं, और चीनी तिब्बती बोलने वाले कितने हैं? 0.7% हैं। इस तरह ये 100% बनता है, इस तरह ये 100% हो जाता है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई दोस्त? बोलेंगे एक बार। बहुत बढ़िया भाई। बोलो भाई एक बार। अभी आवाज क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। ठीक है भाई, ओके ओके ओके। तो बात आई भारोपीय जो भाषा परिवार है, ये तो हो गई जी हिंदी। इसमें कौन सी आ गई प्रमुख? अगर मैं बात करूं, हिंदी आ गई प्रमुख रूप से, हिंदी। ठीक है, राजस्थानी आ जाएगी इसमें। उत्तर भारत सारा इसी में आता है। राजस्थानी आ गई आपकी। ठीक है दोस्त, गुजराती आ गई। तो आपको सिर्फ अभी इतनी बात सोचनी है, ये सब चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, कि एक आइडिया लेना है भारोपियों में कौन सी भाषा है। उत्तर भारत की भाषाएं हैं। दक्षिण में कौन सी हैं? कन्नड़, कन्नड़, तेलुगु। क्या बोलोगे? तेलुगु। ठीक है, तुलु, मलयालम। जानते हो ना, मलयालम केरल में बोली जाती है। ये तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, क्षेत्रीय भाषाएं। ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक परिवार में कौन सी आती है? वो एशियाई लोग जो अरब से आए और भारत में आए, अरब से आए और भारत में आए, भाषा प्रचार किया। चीनी तिब्बती, चीनी लोग जो चीन की सीमा पर मौजूद हैं, भारत के लोग मान के चलो, लद्दाख में प्रभाव है इसका कुछ, लेकिन ना के बराबर है। कितना? ना के बराबर है। कोई दिक्कत बच्चा इतनी बात में? भारत में 4 भाषा परिवार हैं, 13 परिवार मैंने आपको बताए। अगली बात पर आते हैं। अगली बात क्या है हमारी? अगली बात है जो ये भारोपीय परिवार है। भारत में तो 4 हैं। भारत में कितने? 4 भाषा परिवार हैं। एक भाषा परिवार था भारोपीय। अब जो ये भारोपीय है, इस भारोपीय परिवार की भी 10 शाखाएं हैं। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं प्रचलन में है। बहुत ध्यान से समझते हुए, मजा आ जाएगा आज की क्लास में, मैं ये कह रहा हूं। बहुत कुछ जान जाओगे आज। 10 हैं। क्या प्रचलन में है? क्या बोलते हैं? जिन्हें जिन्हें 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्गों में? जिन्हें 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। बांटते हैं। देखना हिंदी कैसे बनेगी। भारोपीय परिवार से चल रहे हैं अब, शुरुआत से एकदम। 10 शाखाएं हैं जिन्हें 2 वर्गों में बांट सकते हैं। और वो 2 वर्ग कौन कौन से बच्चे? 2 वर्ग हैं। एक है आपका सतम वर्ग। क्या बोलोगे? सतम वर्ग। और एक है आपका केतुम वर्ग। सतम वर्ग और केतुम वर्ग। कोई दिक्कत इस बात में? बोलो भाई। कितने भाषा प्रचलन में है? भारोपीय परिवार की कितनी शाखाएं हैं? 10 हैं। बिल्कुल बनाओ कुलविंदर कौर, फिर से नोट्स बनाएंगे। बेशक आपने यूपीएसआई के नोट्स बना रखे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि एक आधा क्वेश्चन जो यूपीएसआई में भी चला गया हमारे हाथ से, वो अब ना जाए, इसीलिए आप नोट्स बनाए फिर से। चलो भाई, मैंने बोला 10 शाखाएं प्रचलन है जिन्हें 2 वर्गों में बांटते हैं, एक सतम वर्ग, एक केतुम वर्ग। सतम वर्ग में आती हैं कौन कौन सी? भारत ईरानी भाषा, भारत की और ईरान की। भारत ईरानी भाषा, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, भारत ईरानी भाषा भारोपीय परिवार की किस वर्ग में आती है? तो क्या आंसर होगा? सतम वर्ग में। केतुम वर्ग में कौन सी आती है जी? भारत से बाहर की।
अंग्रेजी वाली कौन कौन सी, जैसे कि जर्मनी की हो गई जर्मन, इटली की हो गई इटैलिक, यूरोपीय भाषाएं जो हैं, समझ रहे हो इसको भारोपीय क्यों बोल रहे थे। इटैलिक यानी इटली की हो गई, ग्रीक हो गई जो इन भाषाओं की जननी है, ग्रीक भाषा यूरोप की। तो देखो इसमें दो वर्ग थे, एक तो था यूरोपीय भाषाओं का, केतुम वर्ग में कौन सी आती हैं, यूरोपीय भाषा, और सतम वर्ग में कौन सी आती हैं, भारत और ईरानी भाषाएं। तो मैं पूछूं हिंदी, हिंदी भारोपीय इसलिए बोले, भारत प्लस यूरोप भारोपीय। अब इसको अलग अलग कर लिया हमने, हो गया बच्चे अलग अलग कि सतम वर्ग और केतुम वर्ग। तो इससे तो हमें ये तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये यही खत्म हो जाता है केतुम वर्ग। अब हमको चलाना है सतम वर्ग को आगे। तो सतम वर्ग में मैं देखता हूं भारत ईरानी भाषा आती है, आर्मीनी भाषा आती है, अरब क्षेत्रों की भाषाएं हैं, क्या बोलोगे, आर्मीनी भाषा आती है, अल्बानी भाषा आती है, अल्बानी भाषा इसी वर्ष यूपीएसआई का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा, पूछा कि कौन यूरोपीय परिवार का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन था अल्बानी, तो आप कहेंगे यूरोपीय तो केतुम में जाती हैं और ये कहां जाती हैं, सतम में। भैया जी क्या इसको सतम को सेतुम बोल सकते हैं, सेतुम बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सतम और केतुम वैसे बोला जाता है इसको बहुत अच्छे से। चलो भाई, केतुम हमारा खत्म, केतुम से कोई लेना एक ना देना दो। अब ये जो सतम वर्ग है, यहां से सतम वर्ग से जन्म हुआ संस्कृत का, समझते चलना भाई बड़े प्यार से। क्या बोला, भारोपीय परिवार की दो वर्ग थे, एक सतम एक केतुम। सतम से जन्मी संस्कृत, क्या जन्मी, संस्कृत। और यहां नोट बना के लिखना, जो ये संस्कृत भाषा है ईरानी ग्रंथ में प्रयोग हुई थी सबसे पहले संस्कृत का, इसीलिए बोल रहे हैं ईरानी इसके साथ में। संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले, सॉरी, सबसे पहले प्रयोग, ये बड़े पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। प्रयोग अवेस्ता ग्रंथ में हुआ था, पवित्र ग्रंथ है जिंदा अवेस्ता, क्या आपको सिर्फ अवेस्ता याद रखना है। अवेस्ता ग्रंथ में हुआ कोई दिक्कत बच्चा, ये बहुत पूछा जाएगा आपसे, पूछेगा देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ, जयभट्ट के शिलालेख में हुआ। ओके चलो भाई, अब चलते हैं हम सतम वर्ग केतुम वर्ग, क्लियर है भाई। तो सतम वर्ग से जन्मी कौन, संस्कृत, और उसका सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ, अवेस्ता ग्रंथ में हुआ। अब संस्कृत से तीन वर्ग बने, संस्कृत से बने कितने वर्ग, तीन वर्ग। और वो तीन वर्ग कौन कौन से बने, संस्कृत से जन्मी भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। अब आप समझने लग जाओगे कि मैं प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन पूछता हूं वो कहां से आते हैं। कौन सी बनी, भारतीय आर्य भाषा नंबर एक, संस्कृत से। नंबर दो की बात आती है, नंबर दूसरी कौन सी बनी आपकी, दरद जन्मी इससे, दरद में बट गई। और तीसरी बनी हमारी कौन सी, इसी से बनी ईरानी। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भैया जी अभी तो आप कह रहे थे कि जो ये संस्कृत है ये ईरान के ग्रंथ में इस्तेमाल हो गई, तो ये मत सोचना फिर इससे ईरानी कैसे आ गई। ईरान भाषा नहीं है, ईरान देश की बात कर रहा था मैं। ईरान देश में इसका मतलब है वहां पहले संस्कृत इस्तेमाल होती थी, वहां पहले संस्कृत इस्तेमाल होती थी। और फिर आगे चल करके वो लोग संस्कृत का इस्तेमाल बंद कर दिए और किस पर आ गए, ईरानी पर आ गए। ईरानी कौन सी, यानी फारस पर आ जाएंगे धीरे धीरे। इस्लाम का उदय होने लगा, इस्लाम बढ़ने लगा, है ना। हालांकि इस्लाम का
ये ईरानी एकदम से नहीं जन्मी है, ये इस्लाम के जन्म के बाद में जन्मी है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय आर्य भाषा की, अभी इसको छोड़ते हैं भारतीय आर्य भाषा को। दर्द की बात करते हैं, दर्द में कौन कौन सी जाति हैं? पंजाबी, पंजाबी भी कहां से जन्मी? कश्मीरी भी कहां से जन्मी? यानी इनकी मम्मी कौन हुई? बोलो, पंजाबी और कश्मीरी की मम्मी कौन है? संस्कृत भाषा है। ईरानी भाषा की मम्मी कौन है? संस्कृत भाषा है। और ईरानी में कौन सी भाषाएं हैं? वो फारस भाषा, जिसको हम फारसी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम अरबी बोलते हैं, जिसको हम पश्तो बोलते हैं, पश्तो। इन सब की मम्मी कौन? संस्कृत, अपनी संस्कृत, ठीक है। ये बात हम यहीं खत्म करेंगे। ईरानी से हमारा कोई लेना देना नहीं, ईरानी भाषा थोड़ी पढ़ रहे हैं, ना हम पंजाबी पढ़ रहे हैं ना कश्मीरी। अजी ये हिंदी पल्ले नहीं पढ़ रही, हिंदी कब आएगी? तो अभी तो बेटा विकास शुरू हुआ है। संस्कृत आ गई बच्चा, यहां से शुरू करेंगे। अब बात आती है भारतीय आर्य भाषा, सॉरी, बहुत बढ़िया, विशाल त्रिवेदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, दोबारा क्लास ले रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अब आ जाओ, भारतीय आर्य भाषा को भी आगे बढ़ाओ। बोलो, भारतीय आर्य भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं संस्कृत का हिस्सा। तो इसका पहला हिस्सा है, दो तरीके से बांटा हमने इसको। एक तो किसमें, तीन में बांट लेंगे, मतलब एक तो बांटेंगे पहले प्राचीन, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, समझ रहे हो? अब आर्य भाषा बटेगी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा नंबर एक। दूसरी मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा। ये ध्यान रखना, छोड़ते क्या जाना है। दर्द नहीं पढ़नी हमको, ईरानी नहीं पढ़नी हमको, पढ़नी है भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि यहां हिंदी के जन्म का तरीका है ये। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसके बाद में आई। और तीसरी कौन सी है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। मैं आपको बताता चलूंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया है क्वेश्चन कि जो भारतीय आर्य भाषा है उसको कितने भागों में बांटा गया है। कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो। अब आप लोग जान चुके हैं, क्या बोलोगे कि आर्य भाषा को भैया जी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, फटाफट से बोलें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, अमित कुमार ये सभी बातें करेंगे, ठीक है। तो बच्चे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं तो ये कब थी? वैन 2000 ईसा पूर्व से है ये। क्या बोलोगे? यानी संस्कृत कब है? संस्कृत तो महाभारत काल से है, कहते हैं 7000 वर्ष पुरानी है संस्कृत। लेकिन कहां से विश्लेषकों ने कहां से लिखना शुरू किया? 2000 ईसा पूर्व, बीसी, बिफोर क्राइस्ट से 500 ईसा पूर्व तक जो समय था वो किसका था? प्राचीन आर्य भाषा का समय था। मध्यकालीन आर्य भाषा, जब ये समय इसका खत्म हो गया तो इसका समय आया 500 बीसी से लेकर के 1000 एडी तक। और बहुत सारे क्वेश्चन इस सीट से बनने वाले हैं। और फिर आधुनिक आर्य भाषा आई 1000 एडी। एडी का मतलब होता है एनो डेमिनी, ईसवी, जो वर्तमान में चल रहा है, सन 1000, सन 1200, सन 1400, सन 1600, सन 1857, वो ईसवी है। आज जो चल रहा है ना 2022, ये ईसवी है। 1000 एडी से अब तक, क्या बोलोगे? 1000 एडी से अब तक का जो समय है ये आधुनिक आर्य भाषा का है। आर्य लोग आए थे भारत में,
सभी जानते हैं। चले भाई, चलो आगे आए। चलो चलो चलो, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत भाई? जय मां सरस्वती, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। समझना बच्चे, अब ये जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसमें से दो भाषाएं बनी। एक तो बनी वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। जब वेद लिखे गए उसमें जो संस्कृत का इस्तेमाल हुआ वो वैदिक संस्कृत। एक हुआ जो वैदिक संस्कृत में छेड़खानी कर दी गई, लोगों ने थोड़े ज्यादा कठिन शब्दों को आसान बना लिया, तो वो बन गई दोस्त लौकिक संस्कृत। क्या बन गई? लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की बात करते हैं तो ये चली थी आपकी सबसे शुरुआत में 2000 बीसी से लेकर के 800 बीसी तक का इसका समय था। और 800 बीसी से लेकर के 800 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक का समय था लौकिक संस्कृत का। एक बार रिपीट करते हैं। मैंने बोला भारूपीय परिवार जो है उसको दो वर्गों में बांटा, एक सतम, एक केतुम। केतुम में यूरोपीय हैं, उनको हटाओ। सतम में आई भारतीय ईरानी भाषा, तो हमने ईरानी भाषा को देखा, इससे जन्म हुआ संस्कृत का। भारत ईरानी बोलते हैं इकट्ठा। संस्कृत से बनी आर्य भाषा, दरद और ईरानी। ईरानी हमको पढ़ना नहीं है, साइड हटाइए। पश्तो, अरबी, फारसी हमको थोड़ी पढ़नी है, हटाओ। दरद, पंजाबी, कश्मीरी हमको थोड़ी पढ़नी है, हटाओ। आर्य भाषा में मैंने बोला उसको तीन हिस्सों में बांटा गया। प्राचीन 2000 बीसी से लेकर के आपका, क्या बोलोगे, 2000 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक, यानी कि 1500 साल का इसका समय है। प्राचीन आर्य भाषा कितने साल चली? 1500 साल। फिर मध्यकालीन, ये भी कितने साल? 1500 साल। 500 बीसी, 500 साल तो ये, और 1000 साल ये, 1500 वर्ष। फिर आई आधुनिक भारत आर्य भाषा 1000 एडी से लेकर के अब तक, यानी 1500 और अभी चल ही रहा है। समझ रहे? बड़ा आसान है याद करना, 1500। प्राचीन जो पुराने समय की आर्य भाषा थी उसके दो पार्ट थे। एक तो वैदिक संस्कृत जो वेदों की संस्कृत थी, एक थी लौकिक संस्कृत जिसमें थोड़ा बदलाव कर लिया गया। कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, वैदिक संस्कृत की बात करते हैं। वैदिक संस्कृत में क्या विशेष था? याद रख लेना, इसमें 14 स्वर थे। वैदिक संस्कृत में कितने स्वर थे भैया जी? 14 स्वर थे। कितने स्वर थे? 14 स्वर थे। आज कितने स्वर पढ़ते हैं आप लोग, बताओ, बोलो फटाफट से। आप कहेंगे जी हम पढ़ते हैं 11 स्वर। कितने स्वर पढ़ते हैं? 11 स्वर। तो याद रख लेना, वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या थी 14। कोई दिक्कत भी इस बात में? कौन कौन से 14 थे जी? 11 तो आप खूब अच्छे से जानते हो। एक री, ये वाला नहीं था, री में घूम करके था, री में मात्रा। एक था लरी, ये प्रयोग होता था, ठीक है। और संस्कृत में क्या था आपका? कितने हो गए? 11 2 13। एक कौन सा बचा आपका? क्या बोलोगे? लरे में भी 2 बार घूम करके। ये संस्कृत में प्रयोग होने वाले थे। 11 11 11 सब लोगों का आंसर है। याद रख लेना, पूछ लेता सीधे सीधे, वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी थी? वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी थी? तो 14 बोलना है। लौकिक संस्कृत का समय आप लोग जान चुके हैं। कोई दिक्कत भाई? बोलो फटाफट से, बता दोगे, कभी भी पूछा जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं हम किस पर? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। देखना हिंदी कैसे जन्मेगी। इसके 3 पार्ट हैं। मध्यकालीन को बांट करके 3 में पढ़ा जाता है। कौन कौन से 3 हैं? पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। प्राकृत भाषा। क्या बोलोगे? पाली, प्राकृत भाषा। फिर आते हैं अपभ्रंश।
अपभ्रंश। क्या बोला बच्चे मैंने? प्राचीन आर्य भाषा को दो में बांटा गया। किस किस में? वैदिक, जो वेदों के समय की संस्कृत थी, और लौकिक, जिसमें कोई बदलाव किए गए। फिर आती है मध्यकालीन आर्य भाषा, जो 500 बीसी से 1000 एडी तक रही। उसको हम 3 पार्ट में बढ़ते हैं। कितने साल है ये टोटल? बताना एक बार कमेंट सेक्शन में। कितने साल है टोटल? 1500 साल है। इनको हम 500 500 में बांट के पढ़ा। शुरुआत के 500 साल पाली भाषा, फिर अगले 500 साल प्राकृत भाषा, क्योंकि, और फिर उसके बाद में 500 वर्ष अपभ्रंश भाषा आई। चलो भाई, कैसे बोल सकते हैं? अच्छे से ऐसे बोला जाएगा दोस्त, समझो। जो ये पाली भाषा है, पाली भाषा रही 500 बीसी से लेकर के, इसको 3 हिस्सों में बांट रहा हूं मैं। 500 बीसी से लेकर के, और 500 बीसी अपना आप में पूरे 500 हो गए, 1 एडी तक हो गए 500 साल। फिर बात आई प्राकृत कब से आएगी? अब बीसी तो खत्म हो गया जी, ईसवी चल गई। 1 एडी से लेकर के 500 एडी, एडी का मतलब है ईसवी, बार बार बता रहा हूं, लिख लेना इसको। और ये कम से आई आपकी 500 एडी से लेकर के 500 एडी से लेकर के 1000 एडी। तो बच्चा हमने पूरा कर लिया ये काल 1500 वर्षों का। इतनी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, यूपीएसआई में दबा के क्वेश्चन पूछे गए। पाली भाषा का समय क्या था? प्राकृत भाषा का समय क्या था? सबसे क्वेश्चन यूपीएसआई छोड़ो, बाकी एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो पाली किससे पहले थी? प्राकृत से पहले। इसीलिए इसको बोलते हैं हम पाली को प्रथम प्राकृत, पहली प्राकृत है प्रथम प्राकृत। और आपने इतिहास में भी पढ़ा है कि बौद्ध धर्म की भाषा रही है। बाद में प्राकृत स्वयं आई, तो इसको हम बोलते हैं द्वितीय प्राकृत। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, द्वितीय प्राकृत का समय सीमा कितना था? और अपभ्रंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तृतीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत बच्चा? तृतीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। अब बात आएगी कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है, इसमें स्वर कितने रहे पता है आपको? 8। फिर से बोलूंगा, इसी साल यूपीएसआई में पूछा गया, आप देखो उठा करके, अपभ्रंश में कितने स्वर थे? अपभ्रंश में कितने स्वर थे? गौरव सिसोदिया बेटा बहुत सारी कमेंट कर रहे हो, सर मैंने आज हिस्ट्री पढ़ी। क्यों कर रहे हो? प्लीज प्लीज नहीं। पाली किसकी? बौद्ध धर्म की, ये सब जानते हैं। अब बात करते हैं पाली में क्या था। 8 स्वर थे, 8 स्वर थे। 33 व्यंजन थे पाली में, जैसे कि आज हिंदी भाषा में भी 33 ही हैं। 8 व्यंजन थे, ठीक है। 3 लिंग थे इसमें। क्या बोलोगे? 3 लिंग थे इसमें। पाली भाषा में लिंग कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, 3 लिंग थे। वाच्य जैसे आज हिंदी में है, तो हिंदी में तो 2 लिंग होते हैं, आप जानते हो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं अब लिंग को। 2 वचन, 2 वचन, एक वचन और बहुवचन, और हलंत रहित थी ये भाषा। हलंत रहित यानी इसमें हलंत नहीं लगता था। तो प्रश्न देगा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हलंत रहित है? तो अंग्रेजी नहीं देगा, उतना तो वो भी चालाक, उनको पता है कि अंग्रेजी में तो हलंत ही बच्चा जानता है। द्वितीय प्राकृत में सेम स्थिति रही। अपभ्रंश के याद करने हैं आपको। 8 स्वर, अपभ्रंश में क्या है? 8 स्वर थे। 3 लिंग हो गए। लिंग कितने हो गए? 3। 3 लिंग से अपना आप समझ जाना, जेंडर कितने? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 लिंग के साथ में यहां थे 4 काल, क्योंकि यहां से हिंदी का जन्म होगा। 4 काल। अब प्रश्न ये आता है, भैया जी 4 काल, हमने भूतकाल पढ़ा, वर्तमान काल पढ़ा, भविष्य काल पढ़ा, तो चौथा कौन सा है? कहीं कोने पे लिख लो। चौथा काल था, 3 तो सभी जानते हैं, हम हर बच्चा जानता है, क्योंकि काल हम पढ़ चुके हैं। चौथा था विधि व आज्ञा काल। लिख लेना, कहीं लिख लोगे ना। 4th कौन सा था? चौथा था, आपके नोट्स में होना चाहिए, मैं देखूंगा आपके नोट्स। विधि व
आज्ञा काल, ये चौथा काल था अपभ्रंश में प्रचलित में था। कोई दिक्कत बच्चा? आंख बंद करो और बोलो अब तक जो पढ़ा याद हुआ। कंसंट्रेशन जितना रहेगा उतनी आसानी से चीजें हमारे दिमाग में स्टोर कर जाती हैं। शुरू से शुरू करें क्या? क्या बोला मैंने? भारोपीय परिवार दो वर्गों में बटा हुआ, सतम केतुम। केतुम में यूरोपीय है, हमको नहीं पढ़नी। सतम में, इमेज बनाते चलो, नोट्स मत देखो, आंखें बंद कर लो, मेरी बात सुनो। सतम में क्या आया? भारत ईरानी भाषा आई। भारत ईरानी भाषा जो ये चली, इससे जन्म हुआ संस्कृत का, जिसका सबसे पहले प्रयोग हुआ अवेस्ता में। और संस्कृत के बाद में जन्मी हमारी तीन प्रकार से पढ़ते हैं हम उसको, आर्य भाषा में, भारतीय आर्य भाषा जिसको हम कहते हैं, दरद जिसमें कश्मीरी और आपका क्या आती है, पंजाबी। ईरानी जिसमें आपकी अरबी, पश्तो और फारसी आती है। जो आर्य भाषा है उसको हमने तीन हिस्सों में बांटा दोस्त, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। कब से शुरू हुआ ये काल? 2000 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक का। 500 बीसी से लेकर के 1000 एडी तक मध्यकालीन आर्य भाषा रही। आधुनिक आर्य भाषा 1000 एडी से रही। फिर बात आई कि ये जो हमारी भाषा थी, कौन सी भाषा थी? प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। उसको हमने दो तरीके से पढ़ा। क्या बदलाव हो रहे हैं हिंदी में कि पहले तो थी ये वैदिक संस्कृत, सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, ठीक है, 2000 बीसी से लेकर के 800 बीसी तक। 800 से 500 बीसी तक ये लौकिक संस्कृत हो गई। लौकिक संस्कृत के बाद में प्रचलन हुआ पाली का। पाली कब से रही? 500 बीसी से लेकर के 1 एडी तक, जिसको हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। फिर द्वितीय प्राकृत आई, यानी पाली के बाद में जन्म हुआ प्राकृत का, जो कब से है? आपका 1 एडी से 500 एडी तक है। इसके बाद में फिर तीसरी भाषा आ जाती है, और तीसरी भाषा का नाम क्या है दोस्त? तीसरी भाषा का नाम है आपकी का अपभ्रंश। इतना पढ़ा हमने, कोई दिक्कत? बोलो बोलो, अब खोल लेना आंख, कभी बंद ही रखो। कह दो भैया, एक दिन मैंने ऐसे क्लास में बोला आंख बंद करके बोलो एक बार क्या पढ़ा, तो एक कह रहा जी अब खोल लूँ आंख बाद में, तो ज्यादा देर तक नहीं बंद करनी है ना? ये कहाँ गया भाई? दोबारा लिखना पड़ेगा क्या? सब चल जाएगा ना यहीं से? चल गया भाई, चल गया, ठीक है, नहीं दोबारा लिखना पड़ता है। बहुत बढ़िया। जी जी जी, दीपक साक्या जी कह रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी कमीशन से गन्या पर्यवेक्षक में हिंदी टफ आती है, लेकिन अब बिल्कुल इजी लगने लगी है। बिल्कुल लगेगी दोस्त, प्यार करोगे जिस सब्जेक्ट से, और ये प्यार है कारण, प्यार, जिस किसी विषय से प्यार हो जाता है ना वो आसान लगता है। जो मैथ से बहुत प्यार करते हैं उनको मैथ बहुत आसान लगता है। कोई दिक्कत भी? पहले वैदिक फिर लौकिक, देखो समय बढ़ता जा रहा है, अपभ्रंश आ चुकी है। बोलो एक एक शब्द क्लियर है? बोलो एक एक शब्द क्लियर है? कहां तक पहुंच चुके हैं हम बहुरूपीय परिवार को तोड़ते तोड़ते? अपभ्रंश तक। जी हिंदी कब आएगी? ना प्रश्न पे प्रश्न बनते जा रहे हैं, हिंदी आएगी। अब बात आई है जो अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश से बहुत सारे अपभ्रंश बने, जिनसे मैं आपसे रोज क्वेश्चन पूछता रहता हूं प्रैक्टिस सेट में, और आप कहते रहते हो जी भैया जी गलत हो रहे हैं प्रश्न। चलो, अपभ्रंश। अपभ्रंश को हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? क्या बोलेंगे? हाँ, सेकंड वाले में फर्स्ट वाला रिपीट होगा, सेम है, ये यहां सेम है। चलो भाई, अपभ्रंश की बात करता हूं बच्चे। अपभ्रंश में एक हम लोग पढ़ते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं आपका इसमें अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी, बोर्ड हैंग कर रहा है क्या? अर्धमागधी अपभ्रंश हो गया। अर्धमागधी के बाद में बच्चा अगला अपभ्रंश हम पढ़ते हैं मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश, बहुत ध्यान से एकदम कूल होके पढ़ते रहो, शांत होके,
और दिमाग में पढ़ते समय, अध्ययन करते समय कोई और चीज नहीं आनी चाहिए। चलो बोलो फटाफट से। एक गुड़िया ने बहुत अच्छा बोला है, शिवांगी यादव जी ने। उन्होंने बोला है भैया जी संस्कृत में 13 स्वर थे, दो ही तो थे, री और ली। गुस्सा मत होना, गुस्सा नहीं होगा। जो आपकी भाषा है ना बच्चे, वैदिक, वैदिक में 14 स्वर थे। और 14 स्वर कौन बताता है आपको? कौन बताता है? आचार्य पाणिनि बताते हैं। किस पुस्तक में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है गोविंद पांडे। यूपीएससी के लिए बच्चे गोविंद पांडे को प्रीफर करते हैं। ऐसा नहीं है किताब में गलतियां नहीं होती, होती हैं, लेकिन ये मेरा सब कुछ क्रॉस चेक है, इसके लिए आप मत घबराओ। जब लौकिक संस्कृत आई वैदिक के बाद में, तब स्वरों की संख्या 13 हुई, जिसमें री और एक ली आया। ठीक है, लिरी बोलते, लिरी। घबराए नहीं। सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश आ गया। और फिर आया मागधी अपभ्रंश के बाद में आपका पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश, जिसको हम टक के नाम से भी जानते हैं। टक से, हेड शॉट। टक से थोड़ी, वो तो पट से होता है। टक के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से? टक। ठीक है। एक है ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश है। और एक है दोस्त आपका महाराष्ट्री अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश। समझे? वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर हमारी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश आई। अपभ्रंश के बाद में क्या बना था भैया? बताऊंगा मैं आपको हिंदी भाषा का क्रम कल की क्लास में, कि फिर इसके बाद में बनी थी अवहट्ट, अवहट्ट के बाद में प्राचीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी। ये क्रम लगाने को हमेशा पूछा जाएगा आपसे, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है, अनेक बार पूछा गया है। क्या क्रम था? तो क्या बोलना? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। दोनों ना लिख करके सिर्फ संस्कृत लिख देता है। संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, इसके बाद में फिर अवहट्ट पढ़ेंगे, फिर हिंदी आएगी। आ जाओ भाई, यहां तक की बात पे क्लियर बच्चे? अब बोल दो मुझसे कि अपभ्रंश कौन कौन से, सॉरी, अपभ्रंश दिखना ही बंद हो गया। ओहो, अपभ्रंश कौन कौन से? क्या बोलोगे? सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, पैसाजी, आपका ब्राचड़, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। एक होता है आपका के अपभ्रंश, आपको नहीं पढ़ना। के अपभ्रंश, के नहीं पढ़ना। ठीक है, मैंने बोला छोड़ो तो छोड़ दो। सौरसेनी अपभ्रंश की बात आती है, इसमें कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पूछता हूं, सेट में नहीं पूछता। पश्चिमी हिंदी कौन कौन सी आती है इसमें? राजस्थानी, राजस्थानी क्या आ गई? राजस्थानी, पहाड़ी, पहाड़ी आ गई, और गुजराती, और गुजराती आ गई। बोलो भाई। बार बार प्रश्न पूछता है, पश्चिमी हिंदी का जन्म, पश्चिमी हिंदी का जन्म, पश्चिमी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी की बात आती है दोस्त की, अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन जन्मी है? यहां से पूर्वी हिंदी, कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी से जन्मी है आपकी कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आने लगी होगी इमेज दिमाग में? नहीं, अभी तो मैं इनके क्षेत्र बताऊंगा आपको, इनको टटोल लेंगे हम। अवधी, बघेली बताऊंगा मैं, बघेली मध्य प्रदेश रीवा में बोली जाती है। अवधी अयोध्या के पास बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी रायपुर के पास छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। कौन कौन सी हो गई? छत्तीसगढ़ी। कोई दिक्कत दोस्त? मागधी अपभ्रंश में आती है हमारी बिहारी भाषा। और बिहारी से मतलब क्या हुआ? बिहार क्षेत्र की भाषाएं कौन कौन सी? भोजपुरी, भोजपुरी, मगही जो आपकी पटना और गया के पास बोली जाती है। भोजपुरी जो
पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। गोरखपुर, मिर्जापुर, कालीन भैया के यहाँ बोली जाती है। मगही, ठीक है, और क्या बोलोगे, मैथिली, मैथिली भाषा। पैसाची अपभ्रंश से जन्म हुआ है किसका, पंजाबी का। आप कहेंगे जी पंजाबी तो दर्द से भी जन्मी थी। हाँ, पंजाबी के दो जन्म हैं। अगर आपसे पूछे कि संस्कृत का कौन सा परिवार था तो वो दर्द परिवार है, और आपसे पूछे किस अपभ्रंश से तो पैसाची अपभ्रंश या टक से। ब्राचड़ से कौन सी का जन्म हुआ है, सिंधी भाषा, सिंधी भाषा। और महाराष्ट्री से अपभ्रंश से बनी है मराठी, कौन सी, मराठी भाषा का जन्म हुआ है। देखोगे बच्चे, ध्यान से इसको नोट करो और फिर से बोलते हैं। क्या बोला मैंने, फिर से बोलेंगे कि पश्चिमी जो हिंदी है उसका जन्म सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ, उसके साथ में राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। फिर आया हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ, पूर्वी हिंदी का। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये बोली जाती हैं। तीसरा हमारा आता है मागधी, मागधी से बिहारी, और बिहार की सीमाओं के पास में क्या, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पैसाची से पंजाबी का, ब्राचड़ से सिंधी भाषा का, और मराठी, मराठी का जन्म किससे हुआ, महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ। तो अपभ्रंश का कोई भी प्रश्न बच्चे बताओगे, अपभ्रंश का कोई भी प्रश्न बताओगे, बोलो फटाफट से, बोलो फटाफट से। अपभ्रंश का एक बच्चे ने पूछा है, क्या पूछ रहा है बच्चा, दिखाना। अपभ्रंश का क्या अर्थ होता है, बच्चे ने ये पूछा, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसका। अपभ्रंश का मतलब होता है बच्चे गिरता हुआ, पतन की ओर। तो ये जो प्राचीन भाषाएं थी, एक समय में भारत में बोलबाला था बौद्धों का। बहुत सारे राजाओं ने, आप इतिहास में पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। फिर जैन धर्म को भी बहुत सारे राजाओं ने संरक्षण दिया। लेकिन पाली और प्राकृत क्या आज बोली जाती हैं, नहीं जी, उनका अस्तित्व गिरता चला गया। और जिनका अस्तित्व गिरता चला गया, यानी पतन होता चला गया उन भाषाओं का, तब बनी अपभ्रंश, यानी पतन, गिरती हुई प्राचीन भाषाएं, पतन होती हुई। इसीलिए उसको अपभ्रंश बोला गया कि पाली और प्राकृत के बाद में, उनका पतन होने के बाद में जो भाषा जन्मी वो अपभ्रंश थी। ठीक है, बात समझे, आया मजा। क्या बोलेंगे, लिपि अलग क्यों लिखा है, कहां हो गया लिपि अलग है सर जी, अब समझ में आया सेट में क्वेश्चन कहां से आते हैं, ये समझ में आया। अपभ्रंश का कोई भी क्वेश्चन बता पाओगे, और आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए अपभ्रंश कहां से आई है। अपभ्रंश से पहले कौन सी थी, प्राकृत, उससे पहले पाली, उससे पहले लौकिक संस्कृत, उससे पहले वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से पहले कौन सी थी जी, प्राचीन आर्य भाषा थी। प्राचीन आर्य भाषा में पढ़ा रहा हूं मैं आपको ये सब, किसमें, प्राचीन आर्य भाषा में हम ये सब पढ़ रहे हैं। चलो भाई, सॉरी, प्राचीन के बाद में मध्य को भी हमने शुरू कर दिया था, मध्यकालीन आर्य भाषा में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक, कौन सा बच गई हमारी अभी, आधुनिक आर्य भाषा। कौन सी बची हुई थी, तीसरी कौन सी थी, आधुनिक, बोलो भाई, तीसरी कौन सी बची थी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। अब आप लोग बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको कसम है, अगर कॉपी में देखो अपनी में, समय बताओ इसका कितना था। बता पाऊंगा तो समझोगे दिमाग में सब कुछ सेट हुआ। आधुनिक भारत आर्य भाषा की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो इसमें आधुनिक में हम बांटते हैं किस प्रकार से, एक तो प्राचीन हिंदी आज के टाइम में, और एक बांटते हैं हम आधुनिक हिंदी। सॉरी, तीन में बांट लो, प्राचीन में, मध्यकालीन में भी, तो और आसान होगा। समय सीमा याद करनी पड़ेंगे आपको तीनों की, पर मध्यकालीन और तीसरा क्या, आधुनिक, आधुनिक हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी।
बेटा सब सिखा दूंगा, खड़ी पाई वड़ी पाई, पंचमाक्षर कहां से आए, किसने कहा था पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार प्रयोग करो, टाइपिंग फॉन्ट में कैसे अक्षर आए, सब कुछ निश्चिंत रहो। 1000 एडी से अब तक थी, कब तक थी? 1000 एडी से अब तक ये थी आधुनिक आर्य भाषा। हर बच्चे बच्चे का आंसर ठीक है, और कसम मैंने दी हो और आपने ना मानी हो, बहुत सारे बच्चों से तो उम्मीद कर सकता हूं कि मेरी बातों का पालन करते ही हैं। क्या बोलोगे? 1000 से लेकर के 1000 एडी से लेकर के 1400 एडी तक ये प्राचीन हिंदी थी, और प्राचीन हिंदी को ही हम क्या बोलते हैं? अवहट्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवहट्ट कहा जाता है। अवहट्ट या अवहट्ट भी बोलते हैं। मध्यकालीन हिंदी कब से कब तक आई आपकी? 1400 से लेकर के 1850 तक, एडी तक आ गए ना। वर्तमान समय में मैंने बोला था ना, आज के टाइम में आ जाएंगे। ठीक है। सिंधु घाटी के समय की है गुरुजी जैन धर्म। तो बच्चे मैंने आपको सिंधु घाटी में क्या बताया था? उस समय भाषाएं नहीं थी, लिपि वहां से ज्ञात होती है। कौन सी? भाव चित्रात्मक लिपि, और कुछ ज्ञात ही नहीं है। हम अंदाजा बिल्कुल लगाते हैं कि बिल्कुल जैन धर्म के जो तीर्थक 24वें तीर्थंकर हैं, सबकी औसत उम्र अगर हम 50-50 साल भी जोड़ें तो बहुत पुराना पहुंच जाएगा, सिंधु घाटी के समय में पहुंच जाता है। लेकिन जब ज्ञात है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए अर्धमागधी में, है ना, बोलते ना प्राकृत में जैन ग्रंथ लिखे गए, उस समय की भाषा से हम जोड़ते हैं, जिसका लिखित साक्ष्य हमारे पास है। आधुनिक हिंदी कौन सी आई बच्चे? 1850 से अब तक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार बनाना कि आधुनिक हिंदी का समय कितना है। आधुनिक हिंदी का समय कितना है? और इस आधुनिक भार्य भाषा में आज की जितनी भी भाषाएं हैं कौन कौन सी? जैसे कि असमिया हुई, ये भी इसी काल में जन्मी है। असम की भाषा कौन सी? असमिया हो गई। ठीक है। बांग्ला हो गई। आपसे पूछेगा बांग्ला कैसी भाषा है? बांग्ला कैसी भाषा है? प्राचीन आर्य भाषा है, मध्यकालीन आर्य भाषा है, या आधुनिक? क्या बोलोगे? बांग्ला आधुनिक आर्य भाषा भैया जी है। कोई दिक्कत तो नहीं करेगा इसमें? बांग्ला हो गई, उड़िया हो गई, ये सब क्या है? ये आधुनिक है। ओके, एनी प्रॉब्लम? कोई नहीं दोस्त, राहुल बहुत मेहनत करते रहो, बहुत मेहनत। यहां तक कोई दिक्कत भाई? यहां तक कोई परेशानी? क्या बोल रहे हैं? हाँ, स्वयंभू कवि के बारे में बात करेंगे बच्चे, वो जब कवि की बात होंगी तब उस समय बात करेंगे। एक बच्चा कह रहा है यूपीएसआई में आपने कुछ और बताया था, ये काल 1000 एडी से अब तक का क्या अलग बताया था? देखना एक बार, नोट्स मैच करना आपने, है ना, और कुछ है तो करेक्शन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, हो सकता है कभी कभी पॉइंट मिसमैच हो जाते हैं, हो सकता है, लेकिन अभी जो है सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो सकता है यूपीएसआई टाइम पे कुछ एक आध पॉइंट अलग कर दिया हो। बेटा यूपीएसआई में हालत क्या थी मेरी, पता है आपको? पीईटी जब चल रहा था, एक तो पीईटी की 2-3 क्लास, और इधर 3-4 क्लास यूपीएसआई की, प्रैक्टिस सेट भी, आईपीसी भी, हिंदी भी आपका। तो और रात को लगते थे 2 सेट, तो हिंदी का और आईपीसी का, रात 12 बजे। तो ऐसी हालत रहती थी मतलब, और फिर ऑफलाइन भी उस टाइम पढ़ाता था मैं। तो सुबह 5:30 उठना, रात को 2 बजे सोना, करीब 3 महीने ये शेड्यूल रहा। और इसमें मतलब ये नहीं है कि रोना धोना नहीं है ये। आज जो कुछ मिला कि बहुत सारे बच्चों का दुख देखो उसका है कि कुछ बच्चों का नहीं भी हो पाया, ये नहीं बोलेंगे हम कि सबका हो गया, लेकिन इतने अपार सिलेक्शन हुए कि हम जीडी से भी आगे निकल गए यूपीएसआई में। और जब स्टेट में अपने इतने सारे दरोगा होंगे, आपको सानिध्य प्राप्त होगा। जब आप लोग ट्रेनिंग पर जाएंगे ना, उस समय तो सब इंस्पेक्टर होंगे थानों में, जो तुमसे ये कह रहे होंगे कि हम रोजगार विद अंकित से पढ़े थे। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बस पढ़ते रहिए। यहां तक की बात में कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? इतनी बात में कोई दिक्कत? कल बच्चे हम यहीं से शुरू करेंगे, उपभाषा समूह में आपको बताऊंगा। बोली 18 बोलियां कौन कौन सी हैं, जिनको हम 22 बोलियां भी कहते हैं। 22 बोली कैसे कहते हैं ये भी हम शामिल करेंगे। 22 बोलियां, 18 बोलियां। इसके बाद में बोली कहाँ जाती हैं वो साथ के साथ हम डिस्कस करते चलेंगे।
और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे हिंदी भाषा के विकास में। फिर हम इसके प्रमुख अनुच्छेद भी पढ़ेंगे, जैसे जेल वार्डन में पूछा गया आर्टिकल 210 में क्या है, आर्टिकल 120 में क्या है, आर्टिकल 346 में क्या है, 345 में क्या है, 343 में क्या है, 351 में क्या है ना। कल हम ये सब पढ़ रहे होंगे। तो उम्मीद करूंगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। कल जब आए क्लास में तो प्लीज 10 मिनट इसको पढ़ के आए। और हालांकि अभी याद हो गया होगा अगर एक एकाग्रता से आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो हिंदी साहित्य है जो मतलब अक्सर छोड़ दिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता, और इससे प्रश्न अब काफी बनने लगे हैं। आप लोग इसको एस्केप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, और बड़ा एंजॉय करोगे। कहानियां सुनाऊंगा दोस्त, निश्चिंत रहो, खुशी से जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। ठीक है, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।